वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम DOL स्टार्टर का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग की बात करेंगे कि पावर वायरिंग कैसे बनाया जाता है और कंट्रोल वायरिंग कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं कि DOL स्टार्टर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों कहते हैं और ये किस लिए यूज किया जाता है। तो स्टार्टर किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहने का मतलब यह है कि मोटर को जो है 3 फेज सप्लाई डायरेक्ट दे करके चलाया जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। स्टार्टर जो स्टार्ट करता है, जो चलाता है, या 3 फेज इंडक्शन मोटर को सुरक्षा पूर्वक स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल स्विच गियर के साथ पावर और कंट्रोल वायरिंग से जो डिवाइस तैयार किया जाता है उसे ही हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। इस प्रकार का जो स्टार्टर होता है ये बनाने वाली कंपनियां हैं सीमेंस, L&T, ABB, जो कि मार्केट में सप्लाई करती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको DOL स्टार्टर अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। बस आपको MCB, इलेक्ट्रॉनिक्स रिले, थर्मल या थर्मल ओवरलोड रिले, या आप जो भी मतलब मोटर के अकॉर्डिंगली जो भी आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना आता है या करना है, अगर आपको आता है तो आप जो है खुद से स्टार्टर को बना सकते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि DOL स्टार्टर को हम 5 HP से नीचे ही क्यों यूज करते हैं? हम 5 HP में DOL स्टार्टर क्यों नहीं यूज करते हैं? तो इसका मेन कारण है कि DOL स्टार्टर से 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब स्टार्ट किया जाता है तब उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने से मोटर अपने फुल लोड करंट से तकरीबन 5 से 7 गुना ज्यादा करंट लेता है। एग्जांपल के लिए आप लीजिए कि अगर आपके पास 5 HP का मोटर है तो उसका फुल लोड करंट कितना होगा? 7.5 एम्पियर होगा। अगर उसे हम DOL स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? उसका स्टार्टिंग टॉर्क करंट 35 से 50 एम्पियर तक जा सकता है। यानी जो फुल लोड करंट करीबन 5 से 7 गुना, यानी अगर 7.5 एम्पियर का 5 से 7 गुना लगभग 35 से 50 एम्पियर तक जा सकता है। DOL मोटर स्टार्टर में मोटर को स्टार्ट करने से जो हाई एम्पियर किक हो जाती है उससे लाइन वोल्टेज डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले दूसरे उपकरण को नुकसान होता है। इसलिए हम लोग DOL स्टार्टर का उपयोग छोटी कैपेसिटर की मोटर के लिए ही करते हैं। बाद बाकी 5 HP से ऊपर के लिए आप यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली, जैसे कि आप सॉफ्ट स्टार्टर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर जनरली आपका 5 HP से ऊपर मतलब 180 HP के ऊपर मोटर के लिए किया जाता है। VFD ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो बट VFD हम वही यूज करते हैं जहां की हमको स्पीड को कंट्रोल करना होता है, और मोटर के सुरक्षा के लिए VFD और काफी अच्छा उपकरण है, सॉफ्ट स्टार्टर भी, है ना। तो चलिए अभी हम मुद्दे की बात करते हैं कि पावर वायरिंग कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं हम ये बस बार है, ठीक है। तो हमारी बस बार में जो सप्लाई आएगी वो कहां से आती है? बस बार में सप्लाई तो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहां से आउट होकर के हमारी पहले आपका ACB में आती है, ठीक है। ACB को हम डिजाइन कैसे करेंगे? तो ACB को जो हम डिजाइन करते हैं, जिसको एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, वहीं से हम लोग इनपुट सप्लाई लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आउट करके हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, लोड के अकॉर्डिंगली। तो बस बार में हमने लाया RYB, यानी रेड फेज, येलो फेज और ब्लू फेज, ठीक है, और अर्थिंग। तो हम लोग बस बार में जो है पहले आ गया। अच्छा, बस बार से आउट करके हम कहा लाएंगे? MCB में। MCB आप देख रहे हैं ये MCB है, MCB में लाएंगे, ठीक है। बस बार से जो है आउट करके कहा लगे MCB में। MCB देख रहे हैं, MCB को क्या कहते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आप देखते हैं ये MCB 3 पोल का है। तो आप देख सकते हैं कि रेड वाली सप्लाई इसमें आ गई, ये इनपुट सप्लाई है, ठीक है ना। क्या है? इनपुट सप्लाई है। रेड वाली सप्लाई इसमें आ गई, येलो वाली सप्लाई इसमें आ गई, और ब्लू वाली सप्लाई इसमें आ गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ब्लू वाली सप्लाई इसमें आ गई, ये MCB है। अब हम यूज करते हैं क्या? मेन कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो MCB के बाद यूज करते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर यहां से जो सप्लाई जाएगी किसमें जाएगी,
पहले तो एमसीबी में आ गई, ठीक है। एमसीबी से आउट होकर किस में जाएगी, मेन कॉन्टेक्टर में। देखिए मेन कॉन्टेक्टर 1 3 5, ये बेसिकली एनो कॉन्टेक्ट होता है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, आप देख सकते हैं ये मेन कॉन्टेक्टर है, ठीक है। तो इसमें हमारी सप्लाई आ गई, ठीक है। मेन कॉन्टेक्टर में, मेन कॉन्टेक्टर से सप्लाई आउट करके कहाँ जाएगी, सप्लाई आउट होकर के जाएगी थर्मल ओवरलोड रिले में, ठीक है। थर्मल, आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिले भी यूज कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स रिले जो है बिल्कुल इसके साथ एमसीबी के साथ अटैच नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिले एमसीबी के साथ अटैच करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। डायरेक्ट उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि हम जो मोटर का जो आउट करते हैं, जो मोटर मतलब जो कॉन्टेक्टर से जो आउटपुट सप्लाई आउट करते हैं, वो डायरेक्ट हमारे मोटर को चला जाता है। तो उस वक्त जो है हम कंट्रोलिंग जो है किससे करा रहे होते हैं, उस वक्त हम कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिले से करा रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट सप्लाई हमको एमसीबी से जो है एमसीबी का आउटपुट से निकाल करके डायरेक्ट मोटर में चल जाती है। लेकिन अगर हम थर्मल ओवरलोड रिले लगाते हैं, जो है बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें हम अलग से जो है अर्थिंग का भी ला के जोड़ देते हैं, ठीक है। अर्थिंग मोटर को अर्थ करते हैं। अच्छा, मोटर को अर्थ करना इसलिए जरूरी है, सपोज दैट आपकी जो मोटर में वाइंडिंग होती है, ठीक है, वाइंडिंग किसी कारण आपकी वीक हो गई। वीक होने से क्या होगा कि आपका करंट लीकेज हो जाएगा। करंट लीकेज हो जाएगा तो जो भी आपका छूने जाएगा व्यक्ति, जो भी छूने जाएगा या जो भी मोटर को टच करेगा, तो वो ह्यूमन शॉक से बचाएगा और मोटर को भी जो है जलने से बचाएगा। इसलिए जो हम अर्थिंग देते हैं, ठीक है, और ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी देते हैं अर्थिंग। तो इस तरह हमारा जो है पावर वायरिंग कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। और चलिए अब एक रफ आइडिया आपको देते हैं ना, रफ आइडिया आपको यहाँ देते हैं। एक रफ आइडिया आप देख लीजिए। जैसे होता क्या है कि आप एक रफ आइडिया ले लो। होता क्या, सबसे पहले हमारा सप्लाई है, ठीक है, और देख रहे हैं ये सप्लाई है, ठीक है, RYB। ये जहां से भी है आपका बस बार से, मान लीजिए बस बार से सप्लाई है, ये चला गया सबसे पहले कहाँ जाएगा, एमसीबी में, ठीक है। ये मान लीजिए एमसीबी का ये इनपुट है, ठीक है, इनपुट हुआ और ये आउटपुट हुआ। तो आउटपुट से निकलेगा, है ना, आउटपुट से निकला और ये कहाँ जाएगा, एमसीबी का आउटपुट ये कॉन्टेक्टर में चला जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्टेक्टर में आपका चला जाएगा, कॉन्टेक्टर में। तो कॉन्टेक्टर में मान लीजिए ये आ गया कॉन्टेक्टर में, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या एनो कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है ना, कॉन्टेक्टर एनो कॉन्टेक्ट होता है, एनो कॉन्टेक्ट होता है। और यहीं पे लगा रहता है हमारा, इसी के साथ नीचे में क्या अटैच होता है, ओवरलोड रिले, ठीक है, ओवरलोड रिले अटैच होता है। और ओवरलोड रिले का जो आउटपुट है, यहीं से हम मोटर को जो है सप्लाई देते हैं, ठीक है। मोटर का जो सप्लाई दे देते हैं, यहीं से आपका मोटर का सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा पावर वायरिंग डायग्राम बन गया, कंप्लीट हो गया। पावर वायरिंग डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसमें भी हमारा पावर वायरिंग डायग्राम जो है कैसे, पहले बस बार से आया आपका एमसीबी में, एमसीबी से आउट होकर के आउटपुट गया मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट में, और मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट जो गया थर्मल ओवरलोड रिले में, और थर्मल ओवरलोड रिले के आउटपुट से निकल के चला गया मोटर में। और उसके बाद हम मोटर को अर्थिंग दे दिए, ठीक है ना, मोटर के बॉडी में मोटर को अर्थिंग दे दिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए। तो पावर वायरिंग डायग्राम यहाँ कंप्लीट होता है मेरा। अब चलते हैं कंट्रोल वायरिंग डायग्राम को, ठीक है। कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे बनाया जाता है, देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम ऑफ ड्यूल स्टार्टर है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का ये कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है, ये आप चलिए बताते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं ये मेरा यहां से मैंने लाइन उठाया, ठीक है, लाइन उठाया, और ये लाइन है और ये न्यूट्रल है, देख सकते हैं लाइन और न्यूट्रल। सबसे पहले लाइन आया, ठीक है, लाइन जाएगा, ये है थर्मल ओवरलोड रिले। आप इसको लिख दीजिए, क्या है, थर्मल ओवरलोड रिले है। ये इंडिकेट किए, ये जो है ना, ये इंडिकेट किए थर्मल ओवरलोड रिले है, ये है ना, इसको लिख दीजिए थर्मल ओवरलोड रिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिए, ये मेरा आपका
लाइन आया, लाइन सबसे पहले थर्मल ओवरलोड रिले के 95 पॉइंट में जाएगा, ठीक है। 95 जो कि कॉमन कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। एनसी का कॉमन कॉन्टेक्ट 95 होता है और 96 जो है आपका आउटपुट होता है। यानी अगर हम 95 में सप्लाई दिए तो 96 से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 96 से निकला, 96 से आउट होकर के कहाँ चला गया, आपका स्विच में चला गया, एनसी पुश बटन के स्विच में। आप देख रहे हैं यहाँ 11 लिखा हुआ, 12 लिखा, यहाँ इन हुआ, ठीक है। 11 में इन हुआ और एनसी पुश बटन के स्विच से 12 से आउट होकर के ये चला गया एनो पुश बटन में। देखिए ये एनो पुश बटन, ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिए एनसी पुश बटन, इसको इंडिकेट करते हैं एनसी पुश बटन, है ना, एनसी पुश बटन, ठीक है। और ये होगा एनो पुश बटन, एनो पुश बटन। और ये क्या है, एनो कॉन्टेक्ट्स है, एनो एक्जुलरी कॉन्टेक्ट्स, एनो एक्जुलरी कॉन्टेक्ट्स, ये भी वही है, एनो कॉन्टेक्ट्स, एक्जुलरी कॉन्टेक्ट्स है, एक्जुलरी, ठीक है। और ये हमारा कॉइल है, कॉन्टेक्टर कॉइल, कॉन्टेक्टर कॉइल। तो चलिए हम बात करते हैं, अभी शुरू से बात कर लेते हैं इसमें, है ना। तो लाइन सबसे पहले कहाँ आएगा, थर्मल ओवरलोड रिले के 95 पॉइंट में आएगा, जो कि कॉमन पॉइंट से एनसी का, फिर उससे आउट होकर के 96 से सप्लाई निकलना शुरू हो जाएगा। 96 जो कि आउट होकर के चला जाएगा एनसी पुश बटन के 11 नंबर, आपको दिख रहा होगा 11 नंबर टर्मिनल में। फिर 12 नंबर टर्मिनल जो कि 12 नंबर टर्मिनल से आउट होकर के एनो पुश बटन के 13 नंबर में चला गया। मैं एक इंडिकेट किया हूं 13, 14, आप इसको 3, 4 भी बोल सकते हैं, 1, 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं 13, 14 से ही इंडिकेट किया हूं, ठीक है, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन का पता चलेगा कितना नंबर से सप्लाई आउट होगा और इन होगा, ठीक है। तो 13 में इन किया, ठीक है। फिर 14 से निकल करके सप्लाई जो एनो का आउटपुट, समझे, एनो पुश बटन का आउटपुट से निकल करके आपका चला जाएगा कॉन्टेक्टर कॉइल के A1 में, ठीक है। और A2 को हम डायरेक्ट यहां से न्यूट्रल दे दिए A2 को, ठीक है। ये तो मेरा एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, हम होल्डिंग कहां से देंगे, होल्डिंग वाला बात है यहाँ एक। और जो कॉन्टेक्टर में क्या होता है कि हम एनो एक्जुलरी कॉन्टेक्ट्स यूज करते हैं जरूरत के हिसाब से, कहीं एक यूज करते हैं, कहीं 2 यूज करते हैं। अगर हमको लैंप को भी इंडिकेट करना, लैंप जलाना है, तो हम फिर एक और यूज करेंगे ग्रीन कलर का, ठीक है। तो हम आते हैं, अब यहां से क्या होता है कि 13 से, देखिए 13 या तो हम एनसी के आउट से या एनो के इन से हम होल्डिंग देते हैं। तो चलिए अब होल्डिंग देते हैं। यहां मेरा एनो एक्जुलरी कॉन्टेक्ट है जो कि कॉन्टेक्टर के ऊपर फिट होता है, ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले सप्लाई आउट करके गया 13 में, ठीक है। यानी 13 से निकाले हम एनो कॉन्टेक्ट्स के इन में दिए और आउटपुट से होकर के ये कहां चला गया, ये आपका फिर कॉन्टेक्टर के कॉइल में चला जाएगा, ठीक है। होल्डिंग के लिए हम दिए इसको कॉन्टेक्टर में, ये यहां से कॉन्टेक्टर के कॉइल में चला जाएगा और यहां 13 से निकलेगा, फिर वही 13 उसमें चला जाएगा एनो पॉइंट में, एनो एक्जुलरी कॉन्टेक्ट में। फिर वहां 14 से उठ करके और हम यहां तो आप होल्डिंग दे दिए और जो उसका आउट होगा इसको हम कहा देंगे A1 कॉन्टेक्टर के कॉइल में देंगे। तो इससे अब क्या करेंगे कि अगर हम एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मेरा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये पता करना है कि मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हुआ कि नहीं। ये कैसे पता करेंगे, वो तो हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, बट हम एक इंडिकेटर लेंगे, ठीक है, लैंप लगाएंगे, ठीक है। तो लैंप के देखिए, इसमें हम लैंप के लिए भी आपको हम बताए हुए हैं, देखिए लैंप ऑन इंडिकेटर के लिए, ठीक है। इसको जो है तो ऑन के लाइन और न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि आपका यहीं से एक, कहीं से भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, कोई जरूरी नहीं यहीं से, बट हम यहीं से लिए हुए हैं। तो चलिए यहीं से बताते हैं आपको, डिस्कस करते हैं। यहां से आप 13 का जो है 13 के यानी 12 के आउटपुट से या एनो पुश बटन के इनपुट से आप उठाइए सप्लाई और एनो कॉन्टेक्ट्स में दे दिए, इन कर दिए, ठीक है। जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ आपका 23 से सप्लाई आउट होकर के 24 से निकलना शुरू हो जाएगा और ये चल जाएगा ऑन इंडिकेटर में, यानी जो कि आप बेसिकली ग्रीन कलर का आप यूज करते हैं ऑन इंडिकेटर में। ऑन इंडिकेटर में चला गया और यहां से हम जो है न्यूट्रल सप्लाई दे दिए, ठीक है, न्यूट्रल, जिससे कि मेरा कॉन्टेक्टर
आपका जब होल्ड होगा तो NC हो जाएगा और सप्लाई पास करना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमारा आपका चलना जो है इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि मेरा कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ है। अगर इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ है इसका मतलब मेरा कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाता है, बट आपका अगर किसी कारण ये खराब है तो भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, तो दोनों आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी चेकआउट करना है ना। अब चलते हैं हम ट्रिप का इंडिकेटर। ये जो ट्रिप का इंडिकेटर दिए हैं इसको कहां से देते हैं? इसको हम थर्मल ओवरलोड रिले से देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसमें 97 और 98 जो कि एनो कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो कि एनो कॉन्टेक्ट होता है, तो हम 95 जो कि हम डायरेक्ट सप्लाई 95 में लिए हुए हैं उसी से उठा करके कॉमन कॉन्टेक्ट 97 में दे देते हैं। 97 में देते हैं, क्या होता है कि सप्लाई देते ही आपका 98 से एनो कॉन्टेक्ट जो होता है NC हो जाता है, ठीक है, और उससे जो है सप्लाई निकलना शुरू हो जाता है। तो हम उसी से आप देखिए 98 से सप्लाई दिए, निकल करके कहाँ आया है, ट्रिप इंडिकेटर। ट्रिप इंडिकेटर को किससे इंडिकेट करते हैं? वेलो कलर का, ठीक है। तो वेलो कलर का लेंगे तो उसमें हमको ऑन होने के लिए एक फेज की आवश्यकता होती है, एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। चलिए हम न्यूट्रल यहां से तो दे दिए, देखिए न्यूट्रल दे दिए हैं, और लाइन हम 98 से उठा करके हम दे दिए इसमें लाइन, इसमें फेज सप्लाई आ गया है। और जैसे ही आप MCB उठाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप MCB उठाएंगे कंट्रोलिंग MCB, तो कंट्रोलिंग MCB उठाने के साथ क्या होगा, आपका ये दोनों जो है, ये इंडिकेटर आपका ये लाइन जो है, जो ट्रिप इंडिकेटर है, आप ट्रिप इंडिकेटर बोलिए इसको या फिर आपका ऑफ इंडिकेटर बोलिए, दोनों बोल सकते हैं आप, ठीक है। कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में भी ये ऑन रहता है। अगर आप एक रेड कलर का इंडिकेटर लगाते हैं तो यहाँ पे एक NC कॉन्टेक्ट लगाना होगा, ठीक है, NC कॉन्टेक्ट। तो NC कॉन्टेक्ट लगाने से क्या होगा कि जैसे ही आप अपना जो है डबल पोल का MCB उठाते हैं तो सप्लाई इसमें आ जाएगी, ठीक है। सप्लाई आते ही क्या होगा कि आपका इंडिकेटर जल जाएगा। तो इंडिकेटर यहां भी जलेगा और इंडिकेटर ट्रिप का भी जलेगा, दोनों कंडीशन में ट्रिप का भी इंडिकेटर जलेगा। ऑफ कॉन्टेक्टर ऑफ जब होगा उसका भी कॉन्टेक्टर चलेगा नहीं, रन नहीं करेगा, होल्ड नहीं होगा, उसके पहले भी जो ऑफ का इंडिकेटर जो है वो भी जलेगा, ठीक है। यानी ऑफ इंडिकेटर, मेरे कहने का मेरा मतलब है कि रेड इंडिकेटर, ठीक है। रेड इंडिकेटर जो यूज करते हैं वो हो गया रेड इंडिकेटर, और वेलो इंडिकेटर दोनों जलेगा, ठीक है। अगर मोटर ट्रिप करेगा तो भी ये इंडिकेटर और ये इंडिकेटर दोनों जलेगा। और मोटर अगर ट्रिप नहीं हुआ और हम मोटर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, यानी आपका जो अभी कॉन्टेक्टर को जस्ट हम सप्लाई दिए हैं, तो उस कंडीशन में भी मेरा रेड इंडिकेटर और वेलो इंडिकेटर जलेगा, ठीक है। कॉन्टेक्टर में सप्लाई हुआ है, अभी कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में रेड इंडिकेटर और वेलो इंडिकेटर भी जलेगा, दोनों कंडीशन में जलेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा रफ आइडिया दे देते हैं आपको, है ना। इस तरह आप रफ आइडिया आप ले लीजिए। क्या होता क्या है कि सबसे पहले हम लाइन उठाते हैं, ठीक है। लाइन आप यहाँ देखिए एक कॉन्टेक्टर है, ठीक है। कॉन्टेक्टर इसको लिए आप, कॉन्टेक्टर का ये A1 है, ये आपका A2 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एनो कॉन्टेक्ट है, ये एनो कॉन्टेक्ट है 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। ये एनो कॉन्टेक्ट है 3 नंबर, ये 4 नंबर। आप देखिए ये A2 है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं A1 A2 कॉन्टेक्टर रह गया, ठीक है। और ये 2 MCB है, 2 पोल का MCB ले लिए हैं, ठीक है। अब 2 पोल का MCB लिए, ठीक है। हम सप्लाई इसमें ले गए, ठीक है। इसमें ये आपका लाइन है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। सब ये आपका थर्मल ओवरलोड रिले है, मान लीजिए थर्मल ओवरलोड रिले है, इसके नीचे लगाइए, कहीं भी यहीं भी ले लीजिए, थर्मल ओवरलोड रिले है, जिसमें हम इसमें 95 लिख दिए, 96, 97 और 98 है, ठीक है। 95, 96 NC कॉन्टेक्ट है, ठीक है। 97 और 97 ये एनो कॉन्टेक्ट है, ठीक है। ये हमको इतना का तो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और लाइन नेटवर्क, हम लाइन पहले लाइन काम करते हैं, तो लाइन निकल के कहाँ जाएगा, लाइन निकल के सबसे पहले आपका जाएगा 95 के NC में, ठीक है। 95 के NC में गया और 96 से लाइन निकल करके हम एक इधर भी देखिए आपका जो है पुश बटन ले लेते हैं, ठीक है। NC पुश बटन हो गया, ठीक है। NC पुश बटन हो गया,
ठीक है, एनसी पुश बटन हो गया, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर, और यहाँ होगा एनओ पुश बटन, ठीक है, एनओ पुश बटन, एनओ पुश बटन हो गया, ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है, दे दिए। तो सबसे पहले हम लाइन यहाँ सप्लाई निकला, लाइन निकल के आया और 95 में चला गया। थर्मल, ये आपका थर्मल, ये कॉन्टेक्टर है, ठीक है ना, ये आपका थर्मल ओवरलोड रिले है, ठीक है, थर्मल ओवरलोड रिले है, ये आपका कॉन्टेक्टर है। तो जो लाइन निकल सबसे पहले आया 95 में रिले में, ठीक है, थर्मल ओवरलोड रिले के 95 एनसी में आया, कॉमन कॉन्टेक्ट से। जैसे सप्लाई इसमें आएगा 96 से निकलना शुरू होता है, 96 से सप्लाई निकल के कहाँ जाएगा, एनसी पुश बटन के 1 नंबर में जाएगा, ठीक है। फिर एनसी पुश बटन से आउट होकर के कहाँ जाएगा, ये एनओ कॉन्टेक्ट्स के 3 नंबर में जाएगा, ठीक है, यानी एनओ पुश बटन के 3 नंबर है। अच्छा, एनओ पुश बटन से निकल के कहाँ जाएगा सप्लाई, आपका ये कॉन्टेक्टर के कॉइल में चला जाएगा, ठीक है, ये कॉन्टेक्टर का कॉइल में गया, ठीक है, कॉन्टेक्टर का A1 कॉइल में चला गया, ठीक है, ये A1 कॉइल है, ठीक है, कॉन्टेक्टर का A1 कॉइल में चला गया। अच्छा, अब हम मोटर को क्या करेंगे कि हम होल्डिंग देना है। होल्डिंग हम कहां से देना, हमको होल्डिंग एनसी पुश बटन के आउट से देंगे या एनओ पुश बटन के इन से देंगे। तो चलिए, बात वही है, या तो हम यहां से दे दें या तो यहां से दे दें, वायर तो यहीं जाके जुड़ी है ना, ठीक है, तो हम यहीं से देते हैं। चलिए, तो हम यहां से होल्डिंग दिए और ये होल्डिंग कहां दे दी, ये चला गया आपका एनओ पुश बटन में, ठीक है, एनओ पुश बटन में यहां चला गया, 1 नंबर में दे दिए, ठीक है, एनओ पुश बटन में दे दिए, ठीक है। अच्छा, फिर अब होल्डिंग देने के बाद क्या होगा कि हमको तो अब इसकी जरूरत पड़ेगी ना, आपको ये होल्डिंग मिल गया, ठीक है, एनओ पुश बटन में चला गया, तो आप देख लीजिए एनओ 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, एनओ पुश बटन में चला गया। अच्छा, अब हम जो दूसरा नंबर है एनओ पुश बटन का, उसको तो सप्लाई कहां से मिलेगी, तो हम उसको जो है एक A1 से ही उठा करके हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सप्लाई जो है मिल गया आपका, एनओ पुश बटन को हम सप्लाई दे दिए यहां से, एनओ पुश बटन में इन हुआ, ठीक है। पहले आप ऑलरेडी कॉन्टेक्टर को आप दे चुके हैं, डायरेक्ट एनओ से आप उठा करके यहाँ A1 भी है, तो भाई इसको भी तो सप्लाई चाहिए एनओ कॉन्टेक्ट्स को, तभी तो इन करेगा, तो इसको आउट करके यहाँ से होल्ड करेगा, होल्डिंग के लिए तो देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप ये होल्डिंग नहीं देते हैं, अगर आप यहां से उठाकर एक होल्डिंग के लिए अगर आप सप्लाई नहीं देते हैं आप, तो क्या होगा, आप तो यहां से होल्डिंग दे दिए, लेकिन अगर इसको सप्लाई नहीं देंगे तो एनओएनसी नहीं बनेगा, तो इसको कॉन्ट्रेक्टर को होल्ड कैसे करेगा। इसके लिए हमको यहां से यहां एक सप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। अब सप्लाई दे दिए, अब करेंगे, अगर इसको हम नहीं देंगे तो मेरा, अगर हम एनओ पुश बटन जब तक दबा के रहेंगे तभी तक मेरा कॉन्ट्रेक्टर होल्ड करेगा, अदरवाइज हम इसको छोड़ देंगे तो मेरा कॉन्ट्रेक्टर होल्ड नहीं करेगा। इसलिए हमको जो उठा के A1 से सप्लाई एनओ कॉन्टेक्ट में देना है। अब हमको जो है एक ये जलाना है, मान लीजिए हमको ऑन इंडिकेटर के लिए ग्रीन बटन जलाना है ना, ग्रीन मान लीजिए लगा हुआ है, ग्रीन बटन है, तो इसको भी तो न्यूट्रल किया। अब देखिए, जैसे A2 है, इसको भी तो न्यूट्रल चाहिए, तभी तो कॉन्ट्रेक्टर होल्ड करेगा। तो यहां से उठा करके जो है ये A2 में जो हम न्यूट्रल दे दिए, ठीक है, ये न्यूट्रल दे दिए और ये लाइन सब चला गया, फिर न्यूट्रल लास्ट में दे दिए। यही न्यूट्रल जो है यहां से कॉमन उठा के इसमें इंडिकेटर में दे देंगे, ये आपका ग्रीन इंडिकेटर, जब कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होगा तो ये ऑन होगा। तो क्या करेंगे, इसको उठा करके यहीं से जो है, यहां से उठा करके A1 से उठा करके इसको शॉर्ट कर देंगे, यहां सप्लाई मिल गई, और जैसे ही कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होगा एनओएनसी बनेगा और सप्लाई 4 नंबर से निकल करके कहां चल जाएगी, आपका इसमें ग्रीन वाले में चल जाएगी। तो आप देख लें, इसी तरह जो है रफ आइडिया आपको दे दिए, बाद बाकी यहां तो आपको क्लियर बता ही दिए। वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं और पल पल का नोटिफिकेशन पाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए अंदाज में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार और कहता हूं कि अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम वहां पे आपको जो है उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।